हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार शर्मा प्रयास ऑनलाइन कोर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल अपनी जो बात हुई थी कार्यपालिका की बात चल रही थी, और कार्यपालिका में अपने सबसे पहले किसके बारे में बात हुई थी कि राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति में अपने कल भाग 1 के बारे में, यानी राष्ट्रपति के भाग 1 मतलब इसमें क्या है, अनुच्छेद 52 के बारे में बात हुई थी, अनुच्छेद 53 के बारे में बात हुई थी, अनुच्छेद 54 के बारे में बात हुई थी। तो आज हम भाग 2 में क्या करेंगे, अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, यानी 55 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, अब क्या बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी अब यहां अपने जो पढ़ना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करें कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो क्या है, कौन सी पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। तो देखिएगा, इनकी जो पद्धति है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये इनकी पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यह जो पद्धति है कि भारतीय संविधान में या भारत में कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद में इस ये जो पद्धति है, इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को अपने हेयर पद्धति भी कहते हैं। अब हेयर मतलब इसके जो जनक थे उन्हें हेयर थे, तो इसलिए क्या कहा, इसे हेयर पद्धति कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो शब्द यूज किया कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कि इसमें कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं जी, है क्या। इसको आप क्या कीजिएगा, 2 भागों बांटो। एक तो इसको कर लीजिएगा एकल संक्रमणीय, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। जैसे सबसे पहले क्या बोला कि एकल संक्रमणीय है, इसको अपने क्या कह सकते हैं, हस्तांतरण पद्धति भी कह सकते हैं, या इसे फर्स्ट पास्ट और पोस्ट भी इसे क्या है, पद्धति भी कह देते हैं। तो यानी इस फर्स्ट और पास्ट में क्या होता है, यानी इसमें सामान्यतः जो चुनाव होते हैं कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलते हैं वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि एकल संक्रमणीय है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, ये नहीं है कि जैसे आम चुनाव है जिसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है। नहीं, यहाँ क्या होता है, एक न्यूनतम कोटा, एक न्यूनतम वोट उसे लेने होते हैं, यानी अनुपात की उसमें, तो उस आधार पर है। और जैसे अभी बात करें, अभी अपने बात करते हैं कि भारत में इस पद्धति का जो प्रयोग है और कहां कहां होता है। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यसभा, उसके बाद में विधान परिषद। ये ध्यान रखिएगा कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति का जो प्रयोग है, इन 4 जगह भारत में चुनाव में होता है, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, राज्यसभा में और विधान परिषद में। ठीक, अब देखिएगा, इन चारों में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद, इसमें गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है, गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। यानी यहां आप वोट दिखाकर नहीं डाल सकते हो, लेकिन हाँ, पहले ऐसा था
किसमें 2000 से पहले ऐसा था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी क्या था, गुप्त मतदान प्रणाली से ही होता था। लेकिन अब यहां इसमें यह परिवर्तन कर दिया गया है कि गुप्त मतदान के स्थान पर क्या कर दिया, खुला मतदान प्रणाली व्यवस्था, यानी आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार सदस्य को अपना वोट दिखा के डाल सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। तो यानी अब आज की तारीख में क्या है, ये जो 3 हैं इनमें तो क्या होता है, गुप्त मतदान प्रणाली से, और ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं इसमें खुले मतदान प्रणाली से वोट होता है, ये ध्यान। और ये इसमें क्या बोला गया आपको कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये है। अब देखिएगा साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखो, वैसे आगे भी आएगा मैं आपको बताऊंगा दोबारा, लेकिन यहां उससे पहले और इसमें बात करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें जी कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, कि इसमें कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो नहीं जीतता, बल्कि उसे एक न्यूनतम कोटा, और इसमें क्या होता है इस पद्धति के अंदर कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं कि सबको आपको अपना वोट डालना होता है। लेकिन वोट डालना तो होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, चॉइस होती है। लेकिन अब बात इसमें मन में क्वेश्चन आता है जनरली कि जी सबको ही वोट डाल दिया तो जीता कौन, हारा कौन। बात भी आपकी सही है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि वोट डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो किस बात का, कि जी इसमें कि आपकी चॉइस यानी आपकी पसंद होती है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, ये देखिएगा, अब मान लीजिएगा ये ए बी सी और डी ये 4 उम्मीदवार हैं। अगर यही आम वोटिंग होती, आम चुनाव होते, जैसे लोकसभा के हैं, जैसे विधानसभा के हैं, या अपने लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज है, नगरीय स्वशासन है, उसमें चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने इन 4 में अपने को जो अच्छा उम्मीदवार लगे अपने वोट उसको डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में और इस पद्धति में क्या होता है कि जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं आपको सबको वोट डालना होता है। ठीक है, जब सबको वोट डालना होता है तो जब इसमें क्या होगा, वोट डालते समय जी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, और वो क्या है कि आपकी चॉइस, आपकी पसंद है। यानी इन 4 में से सबसे अच्छा उम्मीदवार आपको कौन लगा, पहले आप उसको, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। और ये कोई ज़रूरी नहीं है सबकी एक ही पसंद हो सकता है माना ये एक्स व्यक्ति है, इसकी पहली पसंद ये है, माना ये वाई व्यक्ति है, हो सकता है इसकी पहली पसंद ये हो। तो इस प्रकार से क्या सबकी चॉइस अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में चॉइस के आधार पर वोटिंग होगी। अब वोटिंग होने के बाद में क्या जी, काउंटिंग है। अब काउंटिंग होगी तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, तो इसमें काउंटिंग करते समय सबसे पहले क्या होगा, ये जो 4 उम्मीदवार हैं ए बी सी और डी, ये 4 जो उम्मीदवार हैं, जिस व्यक्ति को सबसे, इसमें क्या करना ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति को कितने वोट मिले, ए को कितने मिले, बी को, सी को, डी को, फर्स्ट चॉइस ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट चॉइस की पहले काउंटिंग होगी। इसको कितने की चॉइस है, ये कितने की है, ये कितने की है, ये फर्स्ट चॉइस के आधार पे होता है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर इन्हें 4 में से किसी व्यक्ति को अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब अगर ऐसी स्थिति में क्या है, फर्स्ट चॉइस में किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। न्यूनतम कोटा जैसे मैंने अभी क्या कहा, जैसे अपने क्या है, कोई भी एग्जाम है, जैसे एग्जाम्पल 10th के दिए हैं, 12th के दिए हैं, अदर कोई क्लासेस के हैं, तो उसमें क्या होता है जी, अपने एक न्यूनतम मार्क्स होता है पास होने के लिए, कि हमें मिनिमम, जैसे स्कूल है तो उसमें 33 है, कॉलेज है तो 36 है, एक मिनिमम पास मार्क है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति के लिए भी क्या होता है कि मिनिमम वोट है उसको उतने हासिल करने होंगे। तो वही बात यहाँ है, अगर उसे मिनिमम वो वोट नहीं मिलते हैं फर्स्ट चॉइस में तो फिर क्या होगा, सेकंड चॉइस होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकंड चॉइस की गणना करने से पहले ये जो व्यक्ति है, जो मैंने अभी कहा, जैसे मान लीजिएगा ये डी व्यक्ति है, ये फर्स्ट चॉइस में इसको सबसे कम वोट मिले, ठीक है। अब सबसे कम वोट मिले और इसको जैसे मान लीजिएगा ये फर्स्ट चॉइस में 100 वोट मिले, यानी 100 व्यक्तियों की पसंद,
तो ऐसी स्थिति में ये सबसे नीचे रह गया और ये ऊपर वाले सबसे ऊपर थे, यानी इसको मान लो 200 मिल गए, इसको 300 मिल गए, इसको 400 मिले, लेकिन न्यूनतम कोटा इसको नहीं मिला। तो अब क्या होगा, सेकंड चॉइस की गणना से पहले इस व्यक्ति के वोटों को इन तीनों में ट्रांसफर किया जाएगा। अब तीनों में ट्रांसफर किया जाएगा और वो कैसे किया जाएगा, वो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो डी व्यक्ति है, ये डी व्यक्ति उसमें कि अब क्या आएगा, जो उसके बाद अपने क्या चॉइस होती है, चॉइस के आधार पर इसमें सी वाला कितना था, बी वाला कितना था, ए वाला कितना था। तो ऐसी स्थिति माना जैसे क्या है, इसमें वोट देने के बाद में सेकंड चॉइस देखते हैं, उसके आधार पर माना कि बी व्यक्ति को 10 ने पसंद किया था, सी को मान लीजिएगा 40 ने पसंद किया था और ए को 50 व्यक्तियों की पहले क्या था, ये चॉइस था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कि इस आधार पर ये वोट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी इसको 10 था तो 10 आ जाएंगे, इसको 20 था तो 20 आ जाएंगे, और माना इसको 50 है तो 50 आ जाएंगे। तो इस आधार पर तीनों में क्या है, वोट ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर उसमें क्या होगी, काउंटिंग होगी। और काउंटिंग होने के बाद में अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा, तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अन्यथा फिर क्या होगा, सेकंड चॉइस की काउंटिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये तो मैंने बोला कि ये चुनाव जी इस पद्धति से होता है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जो मैंने आपको बोला था अनुच्छेद 54 में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था वो कौन था, एमपी और एमएलए। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं। अब देखिएगा, अब सांसद और जो विधायक भाग लेते हैं और इनके वोट की क्या होती है, वैल्यू होती है, यानी वोट की कीमत, कि वोट की कीमत होती है, कि एमपी के वोट की कीमत होती है, एमएलए के वोट की कीमत होती है। ठीक, अब देखिएगा, जैसे आपको बोला कीमत का वजह क्या है, ये इतनी एमपी के वोट की वैल्यू और एमएलए के वोट की वैल्यू। अब इससे पहले मैं एक सामान्य जानकारी आपको देता हूं और आप सबको पता भी है। जैसे अभी अपने क्या है, लोकसभा के चुनाव, 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, 15वीं राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए थे, अभी राजस्थान में क्या है, पंचायती राज के कुछ चरणों, उसमें क्या है, फर्स्ट चरण के चुनाव हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आम चुनाव में क्या होता है, देखिएगा जी, पहली बात, एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग, एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिले वो विजयी। तीसरी बात, मत का मूल्य बराबर, ये लीजिएगा। अब देखिएगा, ध्यान रखिए, मैंने कहा जो सामान्य जो वोटिंग होती है उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग करता है, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिले वो जीत गया। तीसरा, मत का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने सामान्य जो चुनाव होते हैं उनमें ये प्रोसीजर है।
लेकिन देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, तो हमें सबको पता है। बिल्कुल आपको पता है जी, लेकिन मेरा बताने का यहाँ उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीनों चीजें विपरीत होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। यानी कि आम जो वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें ये प्रोसीजर है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीनों चीजें ही क्या हैं? विपरीत हैं। विपरीत यानी एक व्यक्ति एक से अधिक मत डालेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिले वो जीत जाएगा, नहीं जी, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसे एक न्यूनतम कोटा लेना होगा, न कि ये जिसको सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, अब सबसे अधिक मत तो मिले हैं, लेकिन उसे क्या है? न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्या कहा कि जी, अब उसमें जैसे कॉलेज में एक बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको मिनिमम जो पास मार्क है वो क्या है? 36 है, यानी 36 उसे नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन उस पूरी कक्षा में ही क्या है कि सबसे ज़्यादा एक बच्चे के 29 नंबर आए हैं, लेकिन वो क्या है, उसे नंबर तो सबसे ज़्यादा आए हैं, मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, लेकिन वो पास नहीं हुआ। क्यों? पास होने के लिए क्या चाहिए? 36 चाहिए। तो उसी प्रकार मान लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में है, उसे वोट तो सबसे ज़्यादा मिल गए, लेकिन उसे ये जो न्यूनतम कोटा बोला, जैसे मैंने कि मिनिमम जो पास मार्क है, उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो इसमें सबसे अधिक वाला नहीं, बल्कि क्या होगा? उसे एक न्यूनतम कोटा प्राप्त लेना होगा। और वो न्यूनतम कोटा क्या है, अभी अपने आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला मत का मूल्य क्या है? बराबर नहीं होता। अब मत का मूल्य अभी मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सांसद और विधायक। ये सांसद और विधायक इसमें क्या है? भाग लेते हैं, लेकिन इनका मत का मूल्य क्या है? बराबर नहीं है। अब बराबर देखिएगा, अभी ये क्या बोला आपने? मैंने आपसे कहा एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये क्या है? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों का मत मूल्य क्या होता है जी? बराबर नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग होने की वजह क्या है? देखिए, जैसे वैसे कोई ऐसा उसमें ध्यान रखिएगा, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये एक व्यवहारिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि इनका रीजन क्या है मत मूल्य अलग होने का। जैसे ये व्यक्ति हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? देश का। ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति इसमें क्या है कि देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, कि आपके जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हो, कि आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो कहाँ है? वो बैठे रहने देगा, वो अपने दिल्ली संसद में। उसके प्रकार देखिएगा, जैसे एमएलए है, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, कि आपके क्षेत्र का जो भी विधायक है वो कहाँ बैठेगा? वो विधानसभा में है। यानी जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो विधानसभा जयपुर है वहां बैठेगा। यानी ये व्यक्ति क्या करता है? देश का प्रतिनिधित्व करता है, ये व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति है ये अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, अधिक जनसंख्या का। और ये व्यक्ति क्या है? कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ये लीजिएगा, अब ये अपना मान लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की, ये अपना क्या है? एक संसदीय क्षेत्र है, मान लीजिएगा जी, ये लीजिएगा, ये एक्स एक क्या है? संसदीय क्षेत्र है। और देखिएगा, अब जो एक संसदीय क्षेत्र है, जो सांसद हैं वो उस पूरे क्षेत्र की जनता का यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन एक संसदीय क्षेत्र में क्या होते हैं? विधायक अनेक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि अपने इस एक्स की बजाय अपने ये लीजिएगा, मान लो ये लीजिएगा सीकर। ये सीकर अपना क्या है? एक संसदीय क्षेत्र है। और इस सीकर संसदीय क्षेत्र के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लीजिएगा 8 विधायक आते हैं या 8 विधानसभा क्षेत्र हैं।
कहाँ तो इतनी जनता का वो अकेला प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहाँ 8 जने कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो अधिक जनसंख्या का करता है और ये क्या करता है, कम का करता है। उसके बाद एक संसदीय क्षेत्र में सांसद क्या होता है, वो तो जी एक ही होता है। लेकिन विधायक कितने होते हैं, विधायक अनेक होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये एक संसदीय सीकर संसदीय क्षेत्र है, सांसद तो क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन इसके अंदर भी मैंने क्या बोला, विधायक कितने हैं, 8 हैं। तो इसीलिए अगर इन दोनों का मत मूल्य एक रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी, वो अन्याय है। यानी एमपी की वोट की वैल्यू वही है और एमएलए की भी वोट की वैल्यू वही है। तो इसलिए कि इनकी दोनों की वोट की वैल्यू बराबर न होने का एक रीजन आपके सामने ये भी है, ध्यान रखिएगा। और जैसे अभी आपके सामने एग्जांपल भी दिया मैंने कि जैसे कहा कि सीकर एक संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र के अंदर विधायक कितने आते हैं, 8 आते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये अपने इत्तेफाक मान लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 हैं। और राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 हैं। तो यानी 25 8 200। प्रत्येक लोकसभा सीट के अंदर अपने कितने विधायक आते हैं कि 8 है। कि राजस्थान को इस तरीके से बांटा हुआ है कि 200 संसदीय क्षेत्रों को 25 उसमें क्या है, 200 किसमें क्या है, विधानसभा क्षेत्रों को 25 संसदीय क्षेत्रों में इस प्रकार से बांटा हुआ है कि प्रत्येक में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये तो बात होगी इसमें भी क्या कि सांसद और विधायक का मत मूल्य निकालने की वजह क्या है, ये तो इसकी वजह है। अब आता है जी कि सांसद और विधायक का मत मूल्य निकलता कैसे है, यानी अब इनका मत मूल्य निकालेंगे कैसे। तो देखिएगा इसमें अब देखो, सबसे पहले अब अपने बात करते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य। हाँ भी, अब एक विधायक का मत मूल्य कि एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है। देखिएगा फार्मूला इसका, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधान सभा के कुल सदस्य भाग 1000। ठीक है, आप इसे भाग 1000 लिख सकते हो, इसे आप गुना 1/1000 भी लिख सकते हो, ये बात एक ही है। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फार्मूला, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा में विधानसभा के कुल सदस्य भाग 1000। ये अपने क्या हो गया जी कि एक फार्मूला है। और इस फार्मूले से आप कि भारत के किसी भी विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल सकते हो। अब किसी भी, यानी अपनी विधानसभाएं कितनी है, 31, और 31 के 31 विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, वो राज्य की कुल जनसंख्या और बटा में क्या है कि विधानसभा के कुल सदस्य, यानी ये आपको पता होना जरूरी है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कि अपने जैसे राजस्थान का ले लीजिएगा कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, कि राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है कितना है। तो देखिएगा कि राजस्थान एक विधायक मूल्य, अभी मैंने फार्मूला क्या बोला था कि राज्य की कुल जनसंख्या, और यहां आपने ध्यान रखिएगा जो राज्य की कुल जनसंख्या है वो ये 2001 वाला नहीं लेना है आपने,
बल्कि जो आधार है वो चल रहा है 1971 की जनसंख्या है, यानी 1971 की आपने जनसंख्या लेनी है। यानी 1971 में जनसंख्या कितनी थी, तो यानी क्या हो गया कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 2,57,65,806, ये लीजिएगा। ये उस समय राजस्थान की जनसंख्या थी 1971 में। उसके बाद बोला कि विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं, 200। उसके बाद में भाग क्या है, 1000। अभी मैंने आपसे कहा था कि भाग 1000 लिखा हो या गुना में 1/1000 हो, मतलब एक ही है, कि जिसको कैलकुलेशन करेंगे तो भाग इसमें क्या हो जाएगा, वो 1000 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी इसमें क्या हो गया कि 2,57,65,000, 2,57,65,806 बटा में 200 गुना 1000, ये लीजिएगा। अब अपने इसको देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लगभग 128.82, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा इतना आ जाएगा। और देखिएगा आप चिंता भी मत कीजिएगा कि सर के तो कैलकुलेशन ही बहुत फास्ट है, कोई फास्ट नहीं, ध्यान रखिएगा ये आंकड़े रटे हुए हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि आप भी 2 4 5 बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या हैं आपके भी ध्यान में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यानी 128.82, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 129। क्यों, देखिएगा पॉइंट के बाद में 5 या 5 से अबो संख्या हो तो अगली संख्या को इसमें बढ़ा देते हैं, तो यानी क्या हो गया 129। और ऐसा करने की भी वजह है क्या जी, किसको बढ़ाना को जरूरी है। हाँ देखिएगा, अब बढ़ाना जरूरी मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ कि रखने को उसको ऐसा भी रख सकते थे। अगर ऐसा ही रखा तो फिर क्या होगा, जब राष्ट्रपति के चुनाव उसमें होते हैं, काउंटिंग होगी, गणना होगी तो पॉइंटों में आएगी। तो इसीलिए क्या है, इसको 5 या 5 से अबो है तो अगली संख्या को उसमें बढ़ा देते हैं। तो यानी क्या हो गया कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना आ गया, 129 आ गया। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, और इसी फार्मूले से आप इसके अलावा कितनी विधानसभाएं बच गई, 30 बच गई। और 30 के 30 विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब इसी के हाथ ध्यान रखिएगा। अब जैसे राजस्थान में मैंने क्या सुना, भारत में क्या है, 31 विधानसभाएं हैं। अब 31 विधानसभाएं हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मत मूल्य कौन से राज्य है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा है 208। उसके सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है सिक्किम 07, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये देख मैंने आपको राजस्थान का निकाल के दिखाया था, और ये मैंने आपसे क्या बोला कि भारत में सबसे ज्यादा विधायक का मत मूल्य कहाँ का है, यूपी का है, और सबसे कम है सिक्किम का 07। ये तो आ गया कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है, अभी आपके सामने है, और आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा, ये तो बात इसमें आती है कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकला, अब वो आपके सामने है। अब आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले विधायकों का कुल मत मूल्य है। अब आपको बोला था मैंने कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, शाबाश, 4120। ये लीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4120 यानी कुल विधायक भाग लेते हैं, और इनका मत मूल्य क्या है, इनका है 5,49,474। ये ध्यान रखिए, ये आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों का मत मूल्य वो आपके सामने है। अब जनरली मन में क्वेश्चन आता है जी ये इतना कैसे आया, तो कैसे क्या, देखिए अभी जो मैंने आपको बोला था ना, जैसे ये लीजिएगा, ये एक राजस्थान के विधायक का मत मूल्य। अब देखिए राजस्थान में कुल विधायक कितने, 200। एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। जैसे अभी आपसे कहा उत्तर प्रदेश में कुल विधायक कितने हैं, 403। एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 208।
उसी प्रकार भी मैंने जैसे बोला आपको सिक्किम में कुल कितने विधायक हैं 32, उसमें एक विधायक का मत मूल्य कितना है 7। तो यानी आप ऐसे 31 के 31 का लिखिएगा। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने 3 लिखे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, सिक्किम हो गया। अब इसके अलावा कितने बच गए 28। 28 के 28 को ऐसे लिखिएगा, आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा और लास्ट में जब आप टोटल करोगे तो वो क्या आएगा 5,49,474 आएगा। ये लीजिएगा। ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है और कितना है वो आपके सामने है। अब इसमें भी सेकंड स्टेप आता है, देखिएगा सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा। अभी बोला आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया है, एक विधायक का मत मूल्य तो निकल गया। अब इसमें आएगा कि सांसद का मत मूल्य, कि सांसद का मत मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है। वो तो क्या था जी अपने, ये फार्मूला नंबर 2 आ गया। वो तो फार्मूला अपना नंबर 1 था, अभी नंबर 2 कि सांसद का मत मूल्य, कि सांसद का मत मूल्य निकलता कैसे है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको आप। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य। ठीक है, यानी क्या बोला, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य। ठीक है, देखिए थोड़ी लाइन लंबी है, कोई नहीं, देखिए इसको मैं अभी समझाने में आपको समय छोटी कर दूंगा। अब क्या बोला कि सांसद का मत मूल्य, उसमें फार्मूला क्या बोला, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य बटा में संसद के निर्वाचित सदस्य। ये लीजिएगा, ये इसका क्या हो गया फार्मूला। किसका फार्मूला, किसमें से एक सांसद का, कि सांसद का मत मूल्य निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। अब आपके सामने है कि समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य बटा में संसद के निर्वाचित सदस्य। अब देखिएगा लाइन थोड़ी लंबी है, देखिए इसमें कोई शब्द तो मैं कम नहीं कर सकता हूं, अगर शब्द कम करते हैं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। तो समझने के लिए इस लाइन को अपने टुकड़े कर लेते हैं। जैसे क्या बोला, समस्त विधानसभाएं एक टुकड़ा, के निर्वाचित सदस्य 2 और को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य। और ये मैंने आपको बताया था समस्त विधानसभाएं कितनी हैं 31, पहला स्टेप हो गया। के निर्वाचित सदस्य कितने बोला 4120 हैं और को प्राप्त वैध मत मूल्य कितना हो गया 5,49,474। ये लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या बोला कि संसद के निर्वाचित सदस्य। आप सब जानते हो कि संसद का मतलब इसमें क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब संसद मतलब नहीं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब लोकसभा से कितने हैं 543, राज्यसभा से कितने हैं 233, तो कुल कितने हो गए 776। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सदस्य भाग लेंगे। अब आपके सामने आंकड़ा आगे है। अब देखिए क्या बोला, अब समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को कुल प्राप्त वैध मत मूल्य कितना हो गया, ये हो गया। अब बोला संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हो गए 776 हो गए। तो यानी अब एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलेगा। अब सीधी सी बात है कि आपने इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है, तो कैसे देखिएगा। अभी आपसे क्या बोला कि 5,49,474
बटा में क्या आ गया 776, ये लीजिएगा। और इस संख्या में भाग तो इसको देंगे तो क्या आ जाएगा कि लगभग 708.02, ये ले, ये अपने क्या आ गया एक सांसद का मत मूल्य। और अभी मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें पॉइंट इसमें नहीं लेते, लेने की वजह बताई थे मैंने आपको। अब ये संख्या 5 से तो क्या है कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे तो अपने इसको 0.0 उसको छोड़ देंगे, तो ये अपने क्या आ गया राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले एक सांसद का मत मूल्य कितना है 708 है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था क्या जी कि भारत में सबसे ज़्यादा विधायक का मत मूल्य कौन से राज्य में है, तो देखिए आपने कई बच्चों ने बताया भी है, क्या बोला इसमें जी कि उत्तर प्रदेश। तो उसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सांसद का मत मूल्य कौन से राज्य में है, तो इसमें आपको कतई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का सांसद हो सबका मत मूल्य एक ही है। ये आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ जी यूपी वाले का ज़्यादा हो गया, सिक्किम वाले का कम हो गया, राजस्थान वाले नहीं, बल्कि देखिएगा अब ये जो आपके सामने डिजिट लिखा मैंने आंकड़ा लिखा है, तो इसमें यूपी का भी है, इसमें राजस्थान का भी है, इसमें सिक्किम का भी है, इसमें दिल्ली का भी है, इसमें अदर स्टेट का भी है। तो कहाँ लिखा है इसमें, तो ये तो एक एवरेज आ गई है, तो ये प्रत्येक इसमें क्या है सांसद का मत मूल्य क्या है 708 है। ये तो आ गया एक सांसद का मत मूल्य है। अब आता है इसमें कि कुल सांसदों का मत मूल्य है, जैसे आपने वहां लिखा था कुल विधायकों का मूल्य, तो उसी प्रकार यहां क्या आ जाएगा कुल सांसदों का मत मूल्य। अब कुल इसमें क्या बोला कि सांसदों का मत मूल्य। अब देखिए कुल सांसदों का मत मूल्य, अब देखिए पहली बात हो अपने कुल सांसद कितने हैं 776 और एक सांसद का मत मूल्य कितना है 708। अब तो उसमें क्या करना है 776 इंटू 708 क्या हो जाएगा, तो ये 5,49,408। और देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि जी अभी वहां तो लिखा था 5,49,474 और यहां अपने 408, ये कम कैसे आया। और देखिए कम आने की वजह है अपने 0.02 छोड़ा भी तो है, तो इसीलिए दोनों संख्याओं में लगभग 66 का इसमें क्या है अंतर आया है। तो ये हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सांसदों का मत मूल्य कितना 5,49,408 में। ये हाँ इसमें आ गया, एक सांसद का आ गया और एक विधायक का मत मूल्य आ गया। अब इसमें आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों का मत मूल्य है। अब बोला कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों का इसमें क्या जी मत मूल्य है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, अभी आपको बोला भाग कौन लेते हैं एमपी और एमएलए। अब आपको मैंने बताया था कि एमपी का मत मूल्य कितना निकला था, ध्यान रखिएगा, और उसमें सांसद का कितना था। तो इस बात को आपने क्या है कि विशेष रूप से यहां ध्यान रखना है। जैसे अभी क्या कहा कि 5,49,408, ये तो क्या हो गया एक सांसद का मत मूल्य हो गया। उसके बाद यानी कुल सांसदों का, उसके बाद में आता है एमएलए यानी कुल विधायकों का मत मूल्य 5,49,474। तो अब क्या इसमें कुल की बात करें तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,98,882 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये इसमें आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों का मत मूल्य कितना है 10,98,882, ये लगभग आता है, ध्यान रखिएगा। ये अपने यहाँ दो फार्मूले हो गए भी। एक तो अपने किसके बारे में ध्यान रखिएगा कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकला,
दूसरा अपने एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकला, और तीसरी बात इसमें क्या है, इन टोटल इनका क्या है, अब वो आपके सामने है। और तीसरी बात अब इसमें क्या आती है, अब देखिएगा, तभी मैंने आपसे थोड़ा कहा था जी ये अनुच्छेद 55 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। जितने भी अनुच्छेद हैं कि देखिए थोड़ा सा में लेंथी है, और थोड़े कुछ खास अपने आर्ट्स वाले भी, जैसे क्या जी हमने मैथ से पीछा छुड़ाया, ये पॉलिटिकल मैथ कहाँ से आ गया, चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ ये अनुच्छेद 55 में थोड़े ये आंकड़े हैं, बाकी इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा तीसरी बात भी, अब तीसरा फार्मूला इसमें क्या आ जाएगा, अब वो तीसरा फार्मूला है जी कि न्यूनतम कोटा। अभी मैंने आपसे कहा था, आगे बात भी करेंगे, कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा चाहिए। अब न्यूनतम यानी उसे मिनिमम इतने वोट तो लेने ही होंगे। अब उसका फार्मूला क्या है देखिएगा, अब न्यूनतम कोटा यानी कुल प्राप्त वैध मत मूल्य, कुल प्राप्त वैध मत मूल्य बटा में निर्वाचित होने वाला सदस्य प्लस 1 और यहां प्लस 1, ये इसका फार्मूला है। यानी देखिए थोड़ा इसमें दोबारा ही देता हूं यहां पर आपको। अब इसमें क्या बोला कि न्यूनतम कोटा, या न्यूनतम कोटा का यानी फार्मूला आपसे देखिएगा कि न्यूनतम कोटा कुल प्राप्त वैध मत मूल्य बटा में निर्वाचित होने वाला सदस्य प्लस 1 और प्लस 1, ये लीजिएगा। ये इसका क्या है फार्मूला, किसका, न्यूनतम कोटा। यानी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इतने वोट चाहिए। जैसे मैंने भी क्या बोला, माना, ये एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं इसके बारे में। देखिएगा अभी मैंने आपसे क्या कहा, कुल प्राप्त वैध मत मूल्य कितना है कि 10,98,882। अभी संख्या थोड़ी बड़ी है तो समझने के लिए माना मैंने इस कुल प्राप्त वैध मत मूल्य को क्या मान लिया, 100 मान लिया। ये लीजिएगा 100 माना। अब निर्वाचित होने वाला क्या है, 1 है, प्लस क्या है, 1 है, और प्लस 1, ये इसका फार्मूला। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 100 बटा में 2 प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 यानी 51। यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 100 में से कितने वोट चाहिए, 51 चाहिए। ये ध्यान रखिएगा भी। ये अपने किसके बारे में बात होगी, अनुच्छेद 55 के बारे में। और थोड़ा मैंने आपको पहले कहा था ये अनुच्छेद थोड़ा सा इसमें लेंथी पड़ता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखिए, आपने सुना है इसको, ध्यान से आपने इसको देखा है, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या है उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 55 के बारे में है क्या जी, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है ये आपको बताया, और राष्ट्रपति के चुनाव में इसमें क्या है सांसद और विधायक भाग लेते हैं, उनका मत मूल्य कैसे निकला, और राष्ट्रपति का जो न्यूनतम कोटा है वो कैसा निकला, वो आपके सामने है। ठीक है, अब अगला अपने नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।